हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट पार्ट 6 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कुछ और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप चैनल पे नए यूज़र हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा है उसमें हम जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे हम इसको जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे टर्नरी या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है और हम जावा स्क्रिप्ट में इसको कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके के स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें इफ एल्स का हम लोगों ने प्रयोग किया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स के बारे में बताया था और इफ एल्स के डिफरेंट जो फॉर्म थे उसके बारे में हमने आपसे बात की थी। आज हम मुख्य रूप से जो बात कर रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत स्विच केस और टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो यदि अगर हम इफ़ एल्स से कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ही ले रहे थे तो हमें स्विच केस या कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? फ्रेंड्स, ये तो तीनों ही स्टेटमेंट्स के माध्यम से हम कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इफ़ एल्स, स्विच केस और टर्नरी, इन तीनों के एग्जीक्यूशन अलग अलग तरीके से होते हैं और इन तीनों ही स्टेटमेंट के अपने एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं। अभी जो स्विच केस स्टेटमेंट है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इफ़ एल्स इफ़ के माध्यम से जो प्रोग्राम बनाया था वो बेसिकली मल्टीपल ब्रांच ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। कर तो सकते हैं लेकिन वो उतना सूटेबल नहीं है। उसके द्वारा अगर मल्टीपल ब्रांच ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इफ़ एल्स इफ़ के माध्यम से, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं और एक छोटे से प्रोग्राम के लिए बहुत सारी कंडीशंस अगर लिखनी पड़े तो जितने ज़्यादा कंडीशंस अगर किसी प्रोग्राम में लगेंगे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही होगी, अंडरस्टैंडिंग यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए अनदर एक स्टेटमेंट कंडीशनल बेस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया जिसका नाम दिया गया स्विच केस स्टेटमेंट। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इफ एल्स और स्विच केस में मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्विच केस जो होता है बेसिकली मल्टीपल चॉइस बेस्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसके अंतर्गत हम एक कंडीशंस देते हैं और उस कंडीशंस पे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, जो कि काम हम इफ एल्स इफ से नहीं कर सकते हैं, उतनी आसानी तरीके से नहीं कर सकते हैं जितने हम स्विच केस स्टेटमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो स्विच केस स्टेटमेंट इट इज सुटेबल फॉर मल्टीपल चॉइस बेस्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस बेस्ड कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना है वहाँ पर हम इफ एल्स इफ के जगह पे स्विच केस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से इफ एल्स इफ कंडीशंस के द्वारा जो कॉम्प्लेक्सिटी रेज होती है उसको हम रिजॉल्व भी कर देंगे और उस काम को हम सिंप्लीफाई करके स्विच केस स्टेटमेंट से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप 1 से लेकर 7 के बीच का कोई नंबर डालिए और वो करिस्पॉन्डिंग डे का नेम प्रिंट कर दे। अगर ये काम अगर आप इफ एल्स इफ से करेंगे तो आप क्या करोगे? 7 कंडीशंस लगाओगे। सबसे पहले कंडीशंस आप लगाओगे इफ कंडीशंस में आप दोगे, सपोज दैट आपने कोई नंबर इनपुट किया है, मान लीजिए आपने n में नंबर इनपुट किया था, आप क्या लिखोगे? इफ n इक्वल टू 1 तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मंडे प्रिंट कर दे। फिर सेकंड कंडीशन आप क्या लगाओगे? एल्स इफ, फिर आप कंडीशंस लगाओगे n इक्वल टू 2 तो आप क्या प्रिंट कर दोगे? ट्यूसडे। फिर आप क्या लगाओगे? एल्स इफ, फिर तीसरी कंडीशंस लगाओगे। अब सोचिए आपको 7 अलग अलग कंडीशंस लिखने पड़ेंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम कंडीशंस केवल एक दें और उस पर मल्टीपल चॉइस कर दें?
तो ए पॉसिबल है, लेकिन ये इफ एल्स इफ से पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई हम स्विच केस के माध्यम से करेंगे, जहां पर कंडीशंस एक होंगी और उस पर चॉइस क्या होंगे, मल्टीपल होगा। हम इसको लाइव एग्जाम्पल से जब करके देखेंगे तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि स्विच केस के माध्यम से हम इफ एल्स इफ के प्रोग्राम को और आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इफ एल्स इफ में हमें जितने भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उतने हमें कंडीशंस लगानी पड़ती है, जो कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी एराइज हो जाती है। और इसी काम को हम आसानी से स्विच केस के माध्यम से कर सकते हैं, जहां हम कंडीशंस केवल सिंगल कंडीशंस देंगे और उस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में स्विच केस स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी एक कंडीशन और उस पर चॉइस मल्टीपल। जैसे इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्विच है, इसके अंतर्गत हम कोई वेरिएबल या एक कंडीशंस पास करेंगे और जो भी कंडीशंस हम पास करते हैं वो इसके केस वैल्यू से मैच होती हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कंडीशंस आपने पास किया, अब सबसे पहले वो केस वैल्यू 1 से मैच होगी। अगर मैच हो गया तो केस वैल्यू 1 का जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो अगर ये फॉल्स हुआ तो सेकंड केस वैल्यू से मैच किया जाएगा। अगर सेकंड केस वैल्यू अगर फॉल्स हो गया तो थर्ड से किया जाएगा। इसी तरीके से ऑनवर्ड जितने भी आपने केस वैल्यूज दे रखे होंगे उन सारी केस वैल्यू से एक्सप्रेशंस को क्या कराया जाएगा, मैच कराया जाएगा। अगर सारे केस वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे तो लास्ट में क्या प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। याद करिए, इफ एल्स में भी हमने क्या किया था कि अगर सारे इफ एल्स के कंडीशन फॉल्स हो जाते थे तो लास्ट का जो एल्स स्टेटमेंट होता था वो एग्जीक्यूट होता था, तो डिफॉल्ट एज ए यहां पर एल्स का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम इसके स्विच केस का सिंटैक्स क्या है, कैसे हम इसको लिखेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नॉर्मल सिंटैक्स है, आप स्विच लिखेंगे। स्विच बेसिकली यहाँ पर एक्सप्रेशन आप पास करेंगे और फिर केस कंडीशंस वैल्यू आप दोगे और इसके अंतर्गत जो भी आपको कोड ब्लॉक लिखना है वो आप लिखोगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्विच केस में जो कंडीशन होते हैं, केस वैल्यूज होती है, या तो न्यूमेरिक होगी या तो कैरेक्टर होगा। यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पास नहीं करते हैं। तो ये नॉर्मल सिंटैक्स है, यानी स्विच एक्सप्रेशन करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, केस और कंडीशन वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से, और उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड ब्लॉक होगा वो राइट करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया भी गया है, स्विच एक्सप्रेशन ओपन पैरेंथेसिस केस कंडीशन 1 कोलन, इसके बाद आप कोड ब्लॉक लिख सकते हो या इसके सामने लिख सकते हो, डजेंट मैटर। और फिर आप क्या लिखोगे, ब्रेक कर दोगे, फिर सेकेंड लिखोगे, फिर कोड ब्लॉक ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड है, अभी हम आगे इसके बारे में प्रोग्राम में आपको समझाएंगे कि ब्रेक क्यों लिखते हैं, ब्रेक क्यों जरूरी है, लेकिन ये सिंटैक्स के अंतर्गत है, एक सिंपल सिंटैक्स है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंटैक्स भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसको एक लाइव एग्जाम्पल करके देखते हैं, समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम स्विच केस स्टेटमेंट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने एग्जाम्पल बनाया है वो एग्जाम्पल बनाया है हमने कि अगर कोई एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें अगर हम नंबर 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे तो करस्पॉन्डिंग डे का नेम प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने 1 डाल दिया और अगर हमने ओके किया तो प्रिंट करेगा मंडे। सपोज दैट अगर हमने 2 डाल दिया तो ट्यूसडे प्रिंट करेगा। इसी तरीके से अगर हमने 7 डाल दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, संडे प्रिंट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर 1 से 7 के अलावा कोई अगर नंबर डालेंगे तो जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमने दिया होगा वो प्रिंट कर देगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में लिखा है प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली। अब आइए इसको हम समझते हैं इसके सोर्स कोड के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए हमने सोर्स कोड दिया हुआ है, नॉर्मली यहाँ से आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर दिया है, सिंपल एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से एक नंबर इंटर करा रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपसे वैल्यू इंटर कराया है डायलॉग बॉक्स के माध्यम से। अब चूंकि यहाँ पे एक हमने यूज किया इवैल फंक्शन। इवैल का मतलब होता है कि चूंकि डायलॉग बॉक्स से जो भी वैल्यू हम इंटर करते हैं वो टेक्स्ट ही ट्रीट होती है, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें इवैल फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए इवैल फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। चूंकि यहाँ पर हम केस वैल्यू क्या मैच करा रहे हैं, न्यूमेरिक करा रहे हैं, 1 2 3, ये क्या है, न्यूमेरिक है। तो अगर हम इवैल ना लगाएं
और जो नंबर इंटर करेंगे वो तो भले नंबर इंटर करेंगे लेकिन वो तो कैरेक्टर रीड करेगा, इसलिए सारे केस वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो अगर केस कांस्टेंट वैल्यू अगर आपने 1 दे रख मतलब न्यूमेरिक दिया है तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी। और चूंकि डायलॉग बॉक्स में जो वैल्यूज देते हैं भले ही हम आप 1 इंटर करोगे लेकिन उसको टेक्स्ट ही रीड करेगा, तो इवैल फंक्शन उसको टेक्स्ट से क्या करेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। अब स्विच में हमने नम को पास कर दिया और केस हमने 1 चेक किया। अब ये चेक होगा कि क्या नम की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो मंडे प्रिंट हो जाएगा और यहीं से क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है, रोकना, यानी ये कंडीशन ट्रू हुई, आउटपुट मिलेगा और अब हमको क्या करेगा, आगे 2 3 4 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ब्रेक करके केस से क्या करेगा, यहाँ स्विच से बाहर कर देगा, इसीलिए ब्रेक लगाया गया है। अगर ब्रेक हटा दें, सब में से ब्रेक हटा दे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने 1 डाला तो ये मंडे भी प्रिंट कर देगा, ट्यूसडे भी कर देगा, ऑनवर्ड सारे डिफॉल्ट तक के स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाया गया कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट डिस्प्ले करे और बाकी के अदर स्विच केस को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्विच से क्या कर देगा, ये ब्रेक करके बाहर कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और अब आप एक और प्रोग्राम बनाइएगा इस पे कि आप कोई नंबर डालिएगा 1 से 12 के बीच में और वो करेस्पॉन्डिंग मंथ का नाम प्रिंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डालें तो जनवरी, 2 डालें तो फरवरी, और इस तरीके से अगर हम 12 डाल दें तो दिसंबर प्रिंट कर दे। एग्जाम्पल जब आप कर लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम स्विच केस स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम इफ एल्स जो स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, उसी का एक सब्स्टिट्यूट है। इफ एल्स में क्या है कि आप इफ लिखते हो, कंडीशन लिखते हो, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर स्टेटमेंट, यानी 4 लाइन में आप चीज लिखते हो। उसी 4 लाइन को सिंगल लाइन में लिखने के लिए हम टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। बस यही इसका यूज है। जो काम आप इफ एल्स से करोगे 4 लाइन में, उसी 4 लाइन को एक सिंगल लाइन में एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यही टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज है। बाकी जो काम इफ एल्स करेगा वो टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर भी करेगा। इसका कोई बहुत स्पेशल एडवांटेज नहीं है, सिर्फ एडवांटेज इतना है कि 4 लाइन जहां लिखना पड़ रहा था उसी 4 लाइन को एक सिंगल लाइन में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम, फिर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद का कंडीशन इवेल्युएट होगा और यदि कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद का होगा। क्वेश्चन मार्क इफ का काम करता है और कोलन एज ए एल्स का काम करता है। अब आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि आप एज इंटर करेंगे, अगर आप 18 से नीचे हैं तो आपको वोटिंग के लिए आप अथोराइज्ड नहीं हैं। अगर 18 से अबव अगर आपका एज है, 18 एंड और ऑनवर्ड अगर आपका एज है तो आप वोटिंग के लिए अथोराइज्ड हैं। यही एक प्रोग्राम है जो कि हमने टर्नरी ऑपरेटर का प्रयोग करके बनाया है। आइए जैसे हमने यहाँ पर 17 डाल दिया और हमने इंटर किया, देखिए क्या लिख रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसको आइए हम लोग, अगर सपोज दैट अगर हमने 20 डाल दिया तब क्या लिख रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसी चीज को हमने क्या किया, इसको सोर्स कोड के माध्यम से समझते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पे एज हमने इनपुट कराया है, जहां 4 लाइन लिखनी थी इफ एल्स में उसी को हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन में लिखा है। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद का ये प्रिंट कर देगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कोलन के बाद का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। क्वेश्चन एज ए इफ का काम करता है, कोलन एज ए एल्स का काम करता है, एंड हेंस इट इज यूज फॉर सब्स्टिट्यूट एज अ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही और कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरीके से हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत तीनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जान लिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।